नौकरी में नहीं है, तो ये अपने आप में अच्छे ग्रुप के कारण ही हो पाता है। अपना ग्रुप का इसका यूज कैसे करते हैं, क्या आप खेलने के लिए साथी बने हैं, खेलिए, खेलने के बाद जो टाइम मिले उसमें आप विचार करिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं क्या कर सकता हूं। अपने अंदर जो कमजोरी है उसको दूसरे के साथ शेयर करिए, हो सकता है वो बताने से आपका समाधान हो सके। हम कई बार तैयारी के दौरान मेंस की तैयारी करते थे, तब एक दूसरे के प्रश्न लिख के हम कॉपियां जांच किया करते थे। तो हो सकता है अपन 4 दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो 4 एक जैसे नहीं हो सकते, 4 में से एक अच्छा हो सकता है, एक कमजोर हो सकता है, परंतु वो कमजोरी हो सकता है वो धीरे धीरे अच्छे पे पहुंच जाए। ये वास्तविकता होती है कि उन एक दूसरे के क्वेश्चन लिख के उसके प्रश्न आंसर लिखते थे, आंसर में कमियां क्या है। फिर ये भी नहीं कि मित्र है नाराज हो जाएगा इसके 10 में से 8 दे दे, वास्तव में 2 आ रहे तो 2 नंबर ही देते थे ताकि उसको 8 नंबर की वो तैयारी कर सके। और उसका ही फायदा हुआ कि हम बिना कोचिंग सभी सफल हुए। और जो मेरे साथ आज आईएएस बना उसका वो मेरे से बहुत टैलेंटेड था, उसी से हमने सीखा तैयारी करना। वो आईएएस बन गया, आईआरएस में आज यहाँ पर पाली में पोस्टिंग है, परंतु वो आरएस में मेरे से काफी पीछे रैंक में रह गया, क्योंकि मेरा टारगेट आरएस था, उसका टारगेट आईएएस था। वो आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसका स्टैंडर्ड हमारे से काफी अच्छा था। आरएस की जिस फील्ड में हम कर रहे थे उसने जो हमारे से जो भी सीखने के लिए हमें दिया उससे हम बहुत कुछ सीख गए और उससे आगे आरएस में बढ़ गए, परंतु वो आईएएस में टॉप था तो टॉप बन गया। तो अपन की जो भी टीम है उस टीम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नकारात्मक सीखे तो नकारात्मक ही नकारात्मक है, और सकारात्मक यदि फायदा लें तो आप आवश्यक रूप से बहुत अच्छी जगह चले जाएंगे। जैसे आपके बीच में जो भी स्कूल गाइड के स्टूडेंट्स है, उन्होंने आप में से कुछ इतने स्टूडेंट तो 1000 बैठे थे, 1000 में से 12 या 18 लड़के आगे जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग मेहनत की तब जा पाए। दूसरों ने मेहनत नहीं की तभी नहीं पाए, मेहनत भी की परंतु इच्छा शक्ति जाहिर नहीं की कि मैं जाऊं कैसे, मन में नहीं बिठाया। हो सकता है कि जो पीछे बैठे वो उनसे भी बेस्ट प्रदर्शन करते, परंतु उनको ऐसा मन में आया ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूं ताकि मैं भी वहां जाऊं। या पेरेंट्स ने भी कई बार ऐसा होता है कि सहयोग नहीं किया होगा कि कहाँ जाएगा, कहाँ बाहर जाना, इतना संभव भी नहीं है, तो हो सकता है आपको मौका नहीं मिला हो। तो मेरा यही मानना है कि जब जब आपको अवसर मिले, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे आप कोई पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य कोई भी कला के क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में उस अवसर को भुनाते हुए अपना जितना बेस्ट दे सके वो बेस्ट देते हुए और पूरा प्रयास करना चाहिए कि कैसे मैं सफल हो सकूं, कैसे मैं बेस्ट बन सकूं, कैसे मेरे माँ बाप का सपना है उसको पूरा कर सकूं। आपकी तरह मैं एक दिन एक सेमिनार में गया था, कहीं काफी संख्या में भीड़ थी, तो एक बच्चे ने मेरे को पूछा कि साहब मुझे ऐसा बहुत कुछ होता है कि मैं तैयारी खूब करता हूँ, होशियार हूँ, सब कुछ हूँ, परंतु परिवार का बहुत पीछे प्रेशर रहता है कि भाई तेरे को बनना तो आईएएस या आईएएस बनना है। अब मैं आईएएस बनने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है, हो सकता है क्षमता हो तो भी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं मेंटली। तो ऐसा सबके साथ होता है कि आपके हर पेरेंट्स ये चाहता है कि आप डॉक्टर बने, हर कोई चाहता है कि आप इंजीनियर बने, हर कोई चाहता है आप सरकारी नौकरी में जाए, बट मेरा मानना है कि आपका मन क्या कहता है, आप किस में बेस्ट है। हो सकता है आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ने में ज्यादा आनंद आता हो जितना विज्ञान पढ़ने में नहीं आता है, हो सकता है संस्कृत पढ़ने में ज्यादा आनंद आता है जितना आपको मैथ पढ़ने में नहीं आता होगा, परंतु जहां आपका इंटरेस्ट है वो खुल के बताइए, आपके गुरुजनों को बताइए, आपके घर वालों को बताइए, माता पिता को बताइए, पड़ोसियों को बताइए कि मैं इसमें बेस्ट कर रहा हूं, मुझे इसी में जाइए। जैसे कोई संगीत में बेस्ट है तो हो सकता है वो 11वीं में से सब्जेक्ट होता है संगीत का, वहां से यदि संगीत लेके आगे तैयारी करता है तो वो बहुत आगे बढ़ेगा, परंतु इंटरेस्ट संगीत में था और उसको यदि आप इंजीनियर बनने भेजोगे तो वो इंजीनियर नहीं बन पाएगा। वास्तविकता यही है कि दबाव में बहुत कुछ अपन निर्णय से भटक जाते हैं। जो अपनी एक एज होती है 10वीं या 12वीं की, 10वीं के बाद कई बार ये रहता है मैं साइंस लूं, विज्ञान लूं, वाणिज्य लूं या कृषि क्षेत्र में जाऊं, तो उस समय घर वालों का भी एक ही रहता है, अपने आप ग्रामीण इलाके में बहुत बड़ा एक ट्रेड बन गया है कि सबको साइंस दिलाएंगे, फिर साइंस में बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस रहता है, फिर अपने मैथ पे रहता है। बट अपने को किसमें अपन बेस्ट है, अपन किस लेवल से, परसेंटेज नहीं देख रहे हैं कि मेरे साइंस में 98 आ गए इसलिए मैं मैथ में इसलिए मैं साइंस ले लूं, कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है कि आपके उस समय अच्छी लर्निंग थी, आप पैटर्न समझ गए थे और आपके अच्छे नंबर आ गए, बट आप उस क्षेत्र में ज्यादा बेस्ट कर सकते थे, तो वो कर सकते हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपका आदर्श या आप किसका क्या बनना चाहते हैं, आपका जो भी लक्ष्य क्या है उसको ध्यान में रखते हुए और 11वीं या 10वीं के बाद निर्णय लेना चाहिए। मैंने 10वीं के बाद मैथमेटिक्स ली थी और उस समय हमारे को ये था कि आप इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग का उस समय बहुत बड़ा क्रेज था। आज भी IIT या जो भी आपकी IEEE के जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ IIT बहुत बड़ा है और उसके पैकेज भी करोड़ों रुपए में जाते हैं। अपने IIT स्टूडेंट का जहाँ कंपनियों में जाके इंजीनियर काम करता है तो 1.25 करोड़ 2 करोड़ मतलब ईयरली उसका पैकेज होता है। अपने यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत सारे, अभी यहाँ थाव के ढाणी के एक लड़के का है 22 लाख रुपए पैकेज है उसका ईयरली। अपने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज जो अभी बाड़मेर में है, पेट्रोलियम की नई ब्रांच खुली है,
उसमें भी अभी कल परसों प्लेसमेंट हुआ है, 17 लाख रुपए सालाना उसका पैकेज हुआ है। आपकी तरह स्टूडेंट था, उसने तैयारी की और बेस्ट गया, तो उसका बहुत क्रेज था। बट मेरे को कहीं ना कहीं जाना इस प्रशासनिक सेवा में था, तो मैंने बीटेक कंप्लीट होने के बाद ही वापस इस फील्ड को छुआ और मैं भगवान का शुक्रगुजार मानता हूं कि मेरा प्रथम चांस में ही चयन हो गया। दोबारा मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि पहली बार मैंने दी आरएस और पहली बार में 32वीं रैंक से मेरा चयन हो गया और 32वीं रैंक से मुझे प्रॉपर आरएस यानी एज ए राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसडीओ पोस्ट मिल गई। और मैं जिस बसों में बैठ के और जिस स्टेशन पे इंतजार करता था, आज उसी जगह लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ के निकलता तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं यहीं बैठा, यहीं से निकला। और इसी चौराहे पे जो अपना जालोर चौराहा है, इसी चौराहे पे घंटों घंटों बैठ के इंतजार किया बसों का, जोधपुर जाने के लिए, कोटा जाने के लिए, बीकानेर जाने के लिए। आज उसी जगह पे मैं जनता का भला कर सकता हूँ, जनता के हित को सुन सकता हूँ, जनता की सेवा कर सकता हूँ, आप लोगों तक बात कर सकता हूँ। ये अवसर मिलना अपने आप में बहुत काबिल तारीफ होता है। और मेहनत करता है तो उसका कहीं ना कहीं वो असफल नहीं होता है। और मेरे सफलता के पीछे एक ही बड़ी बात है, मेहनत। घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम क्या कर रहा है, उनको पता भी नहीं था। आपको तो इतना कुछ बताते, इतने गुरुजन बताते हैं, हम भी यहाँ आपके बीच में आए तो आपकी बात सुन रहे हैं, बट हमें कोई बताने वाला नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ भेज दिया। उनका एक ही था कि आर्थिक रूप से हम सहायता करेंगे, करना आप है, उसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं है। और वास्तविकता ये थी कि हमने हमारी मेहनत पे जितना हो सकता था पूरा भरोसा था। परसेंटेज नहीं थे और परसेंटेज के दौर में भी हमने एक दूसरे से तुलना नहीं की कि भाई ये मेरिट ऑर्डर है, ये कम ऑर्डर है, उसको तुलना नहीं करते हुए अपने दम पे मेहनत करते गए और मेहनत के बलबूते भी आज सफल हुए। और मैं कहता हूं कि जो यहाँ बैठे हैं, आने वाले आप 10 साल बाद देखना, इसमें से कई ऐसे अधिकारी मिलेंगे, आपके साथी मिलेंगे जो बहुत अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे व्यवसायी बनेंगे। मेरे साथी आज हैं, ये मैं नहीं मानता हूं कि हर कोई आरएस बने, आईएएस बने। कई ऐसे मेरे साथी है जो आज बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, सालाना 1-1 करोड़ का, 2-2 करोड़ का टर्नओवर है सामान्य स्टूडेंट्स का, गांव के बच्चे का। तो वो बिजनेस में भी सफल है क्योंकि उनको अच्छा माहौल बना था, अच्छी उसने मेहनत की थी और उसकी जो भी एक अच्छे दिशा निर्देश जहां से प्राप्त हुए थे, अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, उस मार्गदर्शन के बलबूते पे आज वो सफल हुए। आपको भी यहाँ विद्यालय में अच्छा मार्गदर्शन, इतना शानदार माहौल मिल रहा है, इतने माता पिता आपको मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, इतना अवसर दे रहे हैं, आपकी फीस जमा कर रहे हैं, आपके लिए कपड़े दिला रहे हैं, बुक्स दिला रहे हैं। इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता, मौका नहीं हो सकता है। बस मन लगा के मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, आवश्यक रूप से आप सफल रहेंगे। बात इतनी सी है कि आपके मन में कोई भी प्रश्न आए तो आप साथी से पूछिए, गुरुजनों से पूछिए, आपके डायरेक्टर से पूछिए, किसी से पूछिए, परंतु मन में बिठा के नहीं रखे। कई बार ये होता है कि समझ में तो क्लास में आया नहीं, एक ने कहा हाँ आ गया, तो उसके पीछे दूसरे ने भी आवाज लगा दी हाँ आ गया, और सबने मान लिया, सर ने भी मान लिया कि भाई सबके समझ में आया, बहुत जोर से आवाज आई, परंतु उसमें से हो सकता है कोई एक अच्छा बच्चा हो जिसको ये समझ में आया ही नहीं है। यदि उसने पूछ लिया होता तो पूरी क्लास को दोबारा पढ़ाया जाता और पूरी क्लास के वो परमानेंटली दिमाग में बढ़िया हो जाता कि उसने पूछा था और पढ़ाया था और मैंने वो दोबारा रिपीट किया था, सीखा था, परंतु उसने पूछा नहीं, उस कारण वो आपके नहीं समझ में आया, वो भी पीछे रह गया, समझ में आया उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यही है कि जहां भी चीज में आपको कमी खुले, मन में कोई भी ऐसी शंका विचार आए तो उसको बेझिझक पूछिए, आप डिस्कस करिए, अपने साथियों को पूछिए, अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। मेरी कमजोरी थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, बट हाँ नहीं आती मैं स्वीकार करता था, परंतु धीरे धीरे आज सीख गए। सब कुछ जहाँ जरूरत थी वहां अपने को जितने ज्ञान की जरूरत थी वो सब सीख गए। कोशिश करनी पड़ती है और कुछ करना नहीं पड़ता। वास्तव में मैं मानो मेरी इंग्लिश आपसे बहुत कमजोर थी। डीएलएडी में स्टार्टिंग में हमारे क्या ये थी कि आप तो एलकेजी यूकेजी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पहले का जो पैटर्न था उसमें ये था 6ठी क्लास इंग्लिश जोड़ी जाती थी, मतलब अंग्रेजी जो विषय होता था वो 6ठी क्लास से पढ़ा जाता था। तो मैंने 6ठी क्लास से पहली बार अंग्रेजी सीखी थी, एबीसीडी सीखी थी। तो मेरी 10वीं या 11वीं आता था इंग्लिश बहुत वीक थी। फिर धीरे धीरे कोशिश करते हुए कंपटीशन की तैयारी की, उस समय हमने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की। तो आज हमारे को जितनी जरूरत है जितने हम सीख गए, तो आप भी अपनी यदि कमजोरी है उसको दूसरे से चर्चा करेंगे, कैसे समाधान हो सकता है वो करोगे तो अपने आप ही आप सफल हो जाओगे। इतना ही है कि आप मेहनत करते रहिए, अपने आप में विश्वास रखिए और दृढ़ निश्चित करिए, अपना टारगेट फिक्स करिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या कर सकता हूँ। बस आपने पढ़ा बहुत कुछ है, उसको पढ़ने का तरीका क्या है। अभी 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट्स है, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो भी 10वीं या 12वीं का पैटर्न है उसको समझे। आप यहाँ के गुरुजन है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी अभी स्टार्टिंग में लास्ट में आपके 10 दिन का पीरियड है, इसमें आप उस पैटर्न को बच्चों को अच्छे से रूबरू करा दीजिए कि आपने यदि ढंग से देखा होगा उस पैटर्न को, यानी उसके पुराने प्रश्न पत्र को देखा होगा, तो उसमें फिक्स है कि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा जो 8 या 10 नंबर का आता है। यहाँ से आपके जो भी वस्तुनिष्ठ यानी 500 शब्द के या 200 शब्द या 100 शब्द के क्वेश्चन आते हैं, तो उसका पैटर्न लगभग फिक्स है। और उस पैटर्न को आपने समझ लिया
तो आप आराम से उसमें अच्छे से नंबर लेके आ जाओगे। नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी यदि पैटर्न को समझ में आ जाता है तो वो वहां पर अच्छा प्रदर्शन करके आएगा, जो आपने पढ़ा उससे भी बेहतर करके आएगा। यदि आप रटन विद्या में रटते गए और पैटर्न समझ में नहीं आया तो आप कितना ही पढ़ ले, अपने साथ क्या होता है, अपन जब भी रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, पहला पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरे तक जाते हैं, तब तक थक जाते हैं, 5-7 दिन हो जाते हैं, फिर अपन छोड़ देते हैं। और होता क्या है, जो पैटर्न है उसमें 12वां या 13वां चैप्टर है, उसमें से 10-10 नंबर के प्रश्न आते हैं और स्टार्टिंग के थे उसमें से 2-2 नंबर के आ रहे थे, तो अपन की तैयारी नंबर के अकॉर्डिंग 6 नंबर की हुई और जो होनी चाहिए थी 20 नंबर की वो तो अपन ने छोड़ दी। फिर जब अपन पेपर देने गए तो शायद अच्छा प्रदर्शन होना ही नहीं था। तो मेरा यही कहना है कि आप सिलेबस को और पैटर्न को अच्छे से समझ ले, उसकी जो ब्लूप्रिंट या आपने जो डेस्क वर्क यूज की है प्रैक्टिस के लिए, उसमें समझे कि कहां से बड़ा क्वेश्चन आता है, कहां से छोटा क्वेश्चन आता है, कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो सारी पैटर्न को समझ लोगे तो आप अपने आप ही बेस्ट कर लोगे और एग्जाम में बेस्ट करोगे, अच्छे अंक आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बढ़ जाएगा कि मेरे अच्छे नंबर आए, मैंने बेस्ट किया है, तो अपने आप सफल हो जाएंगे। तो उस पैटर्न को आप समझे और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। एग्जाम के टाइम में ये ज्यादा रहता है कि कोई कमजोर भी होता है तो वो पास होने का जुगाड़ करता है कि मैं कैसे पास हूं, उस रात भर पढ़ते हैं। ये होता है ना, अभी परीक्षा होती है उस दिन अपन 10 घंटे पढ़ते हैं कि आज तो मेरे कल परीक्षा है, 10-12 घंटा पढ़ लो। उस समय भी यदि आपका पैटर्न ध्यान में है तो वो 12 घंटा भी आपको पास कर देगा, आपके अच्छे नंबर दिला देगा। यदि पैटर्न ध्यान नहीं है और आपने रात भर पढ़ भी लिया तो भी आप सफल नहीं हो पाओगे। तो उस पैटर्न को, सिलेबस को समझे, कैसे मुझे करना है वो करें और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करके आए। जो पढ़ा है उसको वहां समझे, देखे। क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन ने पूछा क्या है। कई बार ये होता है कि हाँ की जगह नहीं पूछते हैं कि भाई इसमें से कौन सा ये है, उसकी जगह वो पूछते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। अपन हड़बड़ाहट में पढ़ते हैं कि हाँ इसमें से कौन सा ये है और टिक लगा के आ जाते हैं। होता ये है कि उसने तो वो पूछा ही नहीं था, 3 तो थे ही, एक चौथा हटाना था, वो अपन हटा नहीं पाते हैं। तो आप जो भी प्रश्न पत्र है उसको अच्छे से पढ़े, उसका मनन करें, समझे और फिर आंसर लिखे। आप आवश्यक रूप से अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे सफल होंगे और आवश्यक रूप से कहीं न कहीं अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे। मेरा इतना ही कहना है कि आप कड़ी मेहनत करते रहे, लगन के साथ मेहनत करते, जोश और जुनून होना चाहिए। अपन ने कहते हैं, विवेकानंद जी ने और सबने कहा कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। तो अपन कोशिश करते हैं तो आवश्यक रूप से सफल होते हैं और अपने आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए सेमिनार बहुत यहाँ पर आयोजित होती है। आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी अधिकारी है उसको भी जाके आप कभी भी पूछ सकते हैं कि मेरी 10वीं हो गई, मेरी 12वीं हुई, अब मैं क्या करूं। किसी को कोई मना नहीं करता। पढ़ाई के लिए यदि आप बेझिझक किसी से भी पूछ लेते हैं, अनजान व्यक्ति से भी पूछ लेंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। और चीज के लिए तो कोई मना भी कर सकता है कि भाई गाड़ी देना, गाड़ी कोई नहीं देगा, मेरा ये काम है वो करना, तो मना कर देगा। यदि पढ़ाई के लिए आप किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लेंगे तो कभी कोई भी मना नहीं करेगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, कोई मना नहीं करेगा। तो आप बेझिझक किसी से भी पूछ सकते हैं, आपके विद्यालय में पूछ सकते हैं, आसपास में पूछ सकते हैं, आपके यहाँ पर जो भी अधिकारी है उनको पूछ सकते हैं, किसी से भी बात करके अपने यहाँ का जो भी सफल व्यक्ति है उनको पूछ सकते हैं। आप तो खुश नसीब है कि यहाँ कितने आईएएस निकले हुए हैं। सिनदरी मतलब एक कस्बा है अपना, जो भी ब्लॉक है मेरा, इसमें से 2-2, 3-3 आईएएस में सिलेक्ट है। ओम प्रकाश जी आपके यहाँ से हैं, गंगा सिंह जी यहाँ से हैं, चुन्नाराम जी यहाँ से हैं, 3-3 कलेक्टर आज पूरा जिला चला रहे हैं। तो आपको तो गर्व होना चाहिए, उसने सीखना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं, कमजोर होना ही नहीं चाहिए। और जो कमजोर और ऐसा आइडल बना के यदि तैयारी कर लेता है तो वो अपने यही पढ़े हैं, यही तैयारी की, यही पोस्टिंग दी और आज यहाँ से सफल होके गए। तो आप भी सब कर सकते हैं। आप सभी को मेरा ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी अभी परीक्षा आ रही है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी जो भी मेहनत की है साल भर, उसके तहत वहां जाके अच्छा प्रदर्शन करके जितना बेस्ट कर सकते करके आइए। जब भी नकारात्मक विचार आए तो अपने माँ बाप की जो मेहनत है उसको जरूर याद करिए कि वो कितना, मेरे को तो ऐसा कई बार होता था कि जब मुझे पढ़ाई से जब मन उठता था, मेरी भी इच्छा होती थी मैं खेलूं कूदूं, क्यों मेहनत करूं, तब ये लगता था कि वो इस सर्दी में, गर्मी में, बरसात में कितनी खेतों में मेहनत करते हैं। अपन के ज्यादातर बच्चे बैठे, इनके मम्मी पापा अभी भी खेती बाड़ी काम करते हैं या व्यापार या धंधा होगा, वो सुबह से शाम आपके लिए मेहनत करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ सके, उसको अच्छी किताब दिला सके, उसको अच्छा व्हीकल दिला सके। इसलिए वो सुबह उठ के लेके शाम तक दुकान पे जाते हैं, काम करते हैं, खेत में रात दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो उनको याद करिए कि वो कितना कष्ट झेलते हैं अपने लिए, तो अपन भी उनके लिए बेस्ट कर सके। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप में से किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो वो कोई पूछ सकता है, तो मैं आपको खुशी खुशी जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार, जो मुझे जितना आता है वो बताने की कोशिश करूंगा। मैं भी कोई ऐसा आदर्श नहीं हूं, मुझे जितना आता, मैंने जो सीखा, मेरी जिंदगी का जो भी अनुभव था उसको शेयर करने की कोशिश करूंगा। किसी के भी मन में ऐसा कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछ सकता है कि मेरे मन में ये विचार है,
धन्यवाद आपका। मैं विद्यालय प्रबंधन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष तौर से सवाई जी और सारा स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपको यहाँ आने के लिए, बात करने के लिए मुझे बुलाया, अवसर दिया। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं।